नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के तीसरे एडिशन से अर्थशास्त्र सेक्शन के टॉपिक राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति और विविध से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने कुल अर्थशास्त्र सेक्शन के 11 टॉपिक में 317 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है और दोस्तों ये हमारा अर्थशास्त्र सेक्शन में 12वां टॉपिक है राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 318 प्रश्न से। दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन सी, कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुल प्राप्तियां। कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुल प्राप्तियां। कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुल प्राप्तियां राजकोषीय घाटे के बराबर हैं। कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुल प्राप्तियां राजकोषीय घाटे के यानी कि फिस्कल डिफिसिट के बराबर हैं। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां बराबर हैं राजस्व घाटा के। पूंजी प्राप्तियां सरकार द्वारा जनता के से लिए गए ऋण विदेशों और संस्थानों से उधार और आरबीआई से उधार हैं। पूंजीगत व्यय वह धन है जो सरकार द्वारा मशीनरी, उपकरण, भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि के विकास पर खर्च किया जाता है। पूंजीगत व्यय वह धन है जो सरकार द्वारा मशीनरी, उपकरण, भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि के विकास पर खर्च किया जाता है। 319 प्रश्न है, जब सरकार द्वारा ब्याज भुगतान के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए केवल उधार लेने का सहारा लेती है तो इसे डैश कहा जाता है। दोस्तों आंसर है इसका शून्य प्राथमिक घाटा। शून्य प्राथमिक घाटा। जब सरकार ब्याज भुगतान के बैकलॉग को पूरा करने के लिए केवल उधार लेने का सहारा लेती है तो उसे शून्य प्राथमिक घाटा कहा जाता है। जब सरकार ब्याज भुगतान के बैकलॉग को पूरा करने के लिए केवल उधार लेने का सहारा लेती है तो इसे शून्य प्राथमिक घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटा तब होता है जब किसी व्यवसाय की बिक्री या सरकारी राजस्व उसके बुनियादी कार्यों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। बजट में उधारी का प्रावधान नहीं होने पर अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा शून्य हो जाएगा। बजट में उधारी का प्रावधान नहीं होने पर अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा शून्य हो जाएगा। अतिरिक्त बजट घाटा तब होता है जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है और यह किसी देश के वित्तीय स्वास्थ्य का संकेत दे सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय एसएलआर है। एसएलआर का पूर्ण रूप डैश है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय एसएलआर है। एसएलआर का पूर्ण रूप है दोस्तों, आपसे एसएलआर का विस्तार रूप पूछा गया है, दिए गया दोस्तों। इसमें आंसर है ऑप्शन सी, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर का ये दोस्तों पूर्ण रूप है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर जमा का न्यूनतम प्रतिशत है जिससे एक वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोने या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। इसका उद्देश्य देश में कार्यरत वित्तीय संस्थानों में तरलता बनाए रखना है। वर्तमान में एसएलआर 18% जो है जून 2022 और दोस्तों अभी भी यही चल रही है। एसएलआर 2023 में दिसंबर में भी ये डाटा इसका एसएलआर का रेट का 18%। भारत में सीआरआर डैश द्वारा तय किया जाता है। भारत में सीआरआर डैश द्वारा तय किया जाता है। दोस्तों आंसर इसका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नकद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो एक बैंक की कुल जमा राशि का प्रतिशत है जिसे उसे तरल नकदी के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यह प्रतिशत आरबीआई द्वारा तय किया जाता है और वर्तमान में यह प्रतिशत 4.50% है। वर्तमान में यह 4.50% है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्राप्तियां सरकार के लिए कोई अनुरूपी देयता सृजित नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राप्तियां सरकार के लिए कोई अनुरूपी देयता सृजित नहीं करती है। दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन सी, केवल एक। केवल एक। राजस्व प्राप्तियों को उन प्राप्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो ना तो कोई दायित्व पैदा करती है और ना ही सरकार की संपत्ति में कोई कमी लाती है।
पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी रसीदें हैं जो देनदारियों का निर्माण करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं। राजस्व प्राप्तियों को उन प्राप्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो ना तो कोई दायित्व पैदा करती है और ना ही सरकार की संपत्ति में कोई कमी लाती है। पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी रसीदें हैं जो देनदारियों का निर्माण करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 323वां प्रश्न। राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है। राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है। आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन बी, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा। राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटे की गणना सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में की जाती है या आय से अधिक खर्च किए गए कुल डॉलर के रूप में की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों दिए गए आपके कथन है, राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति और ब्याज दर से संबंधित है। राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति और ब्याज दर से संबंधित है। दोस्तों दूसरा कथन हमें दिया गया है, राजकोषीय नीति में कर नीति, व्यय नीति, निवेश या विनिवेश रणनीतियां और ऋण या अधिशेष प्रबंधन शामिल है। तीसरा दोस्तों ऑप्शन है, राजकोषीय नीति देश की सामान्य आर्थिक नीति रणनीति से जुड़ी हुई है। राजकोषीय नीति देश की सामान्य आर्थिक नीति रणनीति से जुड़ी हुई है। और दोस्तों चौथा हमें कथन दिया गया है, सरकार राजकोषीय नीति से संबंधित है। सरकार राजकोषीय नीति से संबंधित है। तो दोस्तों आपको कथन ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कि राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति और ब्याज दर से संबंधित है। दोस्तों ये जो दिया गया कथन है ये गलत दिया गया है राजकोषीय नीति के संदर्भ में। राजकोषीय नीति कराधान और सरकारी खर्च से संबंधित है। राजकोषीय नीति कराधान और सरकारी खर्च से संबंधित है और इसे अक्सर एक सरकारी विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है, जबकि मौद्रिक नीति मुद्रा आपूर्ति ब्याज दरों से संबंधित है। इसे अक्सर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा प्रशासित किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 325वां प्रश्न हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन सी, माल और सेवा कर जीएसटी। मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के उपकरण हैं नकद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और खुले बाजार के संचालन। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह कर 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 5%, 12%, 18% और 28% के 4 टैक्स स्लैब जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को किसके प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद करती है? राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को किसके प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद करती है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी, कर राजस्व। कर राजस्व को राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को कर राजस्व के प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद करती है। राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को कर राजस्व के प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद करती है। सरकारें आमतौर पर मजबूत और सतत विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग करती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? दोस्तों आंसर है इसका रेपो दर। रेपो दर। रेपो दर यानी कि रेपो रेट का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। एक पुनर्खरीद समझौता रेपो दर मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में अल्पकालिक उधार का एक रूप है। रेपो रेट का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। एक पुनर्खरीद समझौता यानी कि रेपो दर मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में अल्पकालिक उधार का एक रूप है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी, वर्ष 2016 में। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को वित्त अधिनियम भारत 2016 द्वारा संशोधित किया गया था ताकि एमपीसी
का गठन किया जा सके, ताकि MPC का गठन किया जा सके, जो भारत की मौद्रिक नीति को तय करने में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा। यदि मुद्रास्फीति लगातार 3 तिमाहियों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक है, तो समिति भारत सरकार के प्रति जवाबदेह है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक सरकारी बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित सरकारी व्यय और अपेक्षित सरकारी प्राप्ति और राजस्व की रूपरेखा तैयार करता है। इन अनुमानों की व्यवहार्यता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा बजट प्रकार नहीं है? एक सरकारी बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित सरकारी व्यय और अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों या राजस्व की रूपरेखा तैयार करता है। इन अनुमानों की व्यवहार्यता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा बजट प्रकार नहीं है? दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था बजट। अर्थव्यवस्था बजट। इन अनुमानों की व्यवहार्यता के आधार पर बजट 3 प्रकार के होते हैं। इन अनुमानों की व्यवहार्यता के आधार पर बजट जो है दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों एक संतुलित बजट, दूसरा है अधिशेष बजट और तीसरा है दोस्तों घाटे का बजट। बजट को संतुलित बजट कहा जाता है यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो। एक बजट को अधिशेष बजट कहा जाता है यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो। अधिशेष बजट कहा जाता है यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो। बजट को घाटे का बजट कहा जाता है यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक हो। अगला प्रश्न दोस्तों 330 प्रश्न। राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से डैश के विचारों पर आधारित है। राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से डैश के विचारों पर आधारित है। दोस्तों आंसर है इसका जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स। राजकोषीय नीति काफी हद तक ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स के विचारों पर आधारित है। राजकोषीय नीति काफी हद तक ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स के विचारों पर आधारित है, जिन्होंने तर्क दिया कि आर्थिक मंदी उपभोक्ता खर्च और कुल मांग के व्यावसायिक निवेश घटकों में कमी के कारण है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शीर्ष बैंकिंग संस्थान है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत का शीर्ष बैंकिंग संस्थान है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है? दोस्तों आंसर है इसका भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक डैश हो सकता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक डैश हो सकता है। दोस्तों आंसर इसका रेपो दर में वृद्धि। रेपो दर में वृद्धि। अगर किसी अर्थव्यवस्था में महंगाई लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक रेपो रेट बढ़ा सकता है। अगर किसी अर्थव्यवस्था में महंगाई लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक रेपो रेट बढ़ा सकता है। बढ़ी हुई रेपो दर बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेने के लिए एक निरुत्साह के रूप में कार्य करती है। अर्थव्यवस्था में कम मुद्रा आपूर्ति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो क्या कहलाता है? ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो क्या कहलाता है? आंसर दोस्तों इसका घाटा वित्त पोषण। घाटा वित्त पोषण। ऐसी स्थिति जहां सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है घाटे के वित्त पोषण के रूप में जाना जाता है। ऐसी स्थिति जहां सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है घाटे के वित्त पोषण के रूप में जाना जाता है। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार आमतौर पर विनिवेश करती है, ऋण उधार लेती है या नई मुद्रा का खनन करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में राजकोषीय नीति डैश के द्वारा तैयार की जाती है। भारत में राजकोषीय नीति डैश के द्वारा तैयार की जाती है। दोस्तों आंसर है इसका वित्त मंत्रालय। भारत में वित्तीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। सरकारें मजबूत और सतत विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति डैश द्वारा बनाई जाती है। भारत में मौद्रिक नीति डैश द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों आंसर है इसका आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति लागू करता है। मौद्रिक नीतियों को 3 मुख्य उपकरण हैं। मौद्रिक नीतियों के 3 मुख्य उपकरण हैं। आरक्षित आवश्यकता, छूट दर और खुले बाजार का संचालन। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर तथा बैंक दर का निर्धारण कौन करता है?
रेपो दर, रिवर्स रेपो दर तथा बैंक दर का निर्धारण कौन करता है? दोस्तों आंसर इसका भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। मौद्रिक नीतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। मौद्रिक नीतियां भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। इन नीतियों में रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर शामिल है। इन दरों को आरबीआई बाजार में तरलता के प्रवाह को बनाए रखने के लिए उपयोग करता है। 337वां दोस्तों प्रश्न दिया गया है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आंसर है इसका रेपो दर। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों को आमतौर पर सरकारी प्रतिभूतियों के एवज में उधार देता है। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों को आमतौर पर सरकारी प्रतिभूतियों के एवज में उधार देता है। रेपो दर में कमी से वाणिज्यिक बैंकों को सस्ती दर पर धन प्राप्त करने में मदद मिलती है और रेपो दर में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों को धन प्राप्त करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है क्योंकि दर बढ़ती है और महंगी हो जाती है। यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? यदि आरबीआई रेपो दर को बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? आंसर है इसका महंगाई घटेगी। महंगाई घटेगी। यदि रेपो दर बढ़ जाएगी, आरबीआई बढ़ा देगा, तो जो महंगाई है वो घटेगी यानी कि कम हो जाएगी। यदि रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार नहीं लेंगे। इस प्रकार बाजार की तरलता कम हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? दोस्तों आंसर इसका 6। मौद्रिक नीति समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम 4 बार आयोजित की जाती है। मौद्रिक नीति समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम 4 बार आयोजित की जाती है और यह ऐसी प्रत्येक बैठक के बाद अपने निर्णय प्रकाशित करती हैं। समिति में 6 सदस्य होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के 3 अधिकारी और भारत सरकार के द्वारा नामित 3 बाहरी सदस्य, कुल 6। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान और पहली मौद्रिक नीति समिति की रचना इस प्रकार है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अध्यक्ष होते हैं पदेन जैसे कि अब हैं शक्तिकांत दास, और बैंक के डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति के प्रभारी सदस्य पदेन पी कानूनगो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है? बेहद तरल संपत्तियों का वह हिस्सा जिसे भारतीय संस्थानों द्वारा अल्पकालीन दायित्वों की पूर्ति करने की वर्तमान क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए रखा जाता है। निम्न में से किसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है? बेहद तरल संपत्तियों का वह हिस्सा जिसे वित्तीय संस्थानों द्वारा अल्पकालीन दायित्वों की पूर्ति करने की वर्तमान क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए रखा जाता है। दोस्तों आंसर इसका तरलता आवृत्त अनुपात। तरलता आवृत्त अनुपात। चल निधि कवरेज अनुपात LCR 30 दिनों तक बाजार में स्थायी धन की कमी को पूरा करने के लिए बैंक द्वारा रखी गई नकदी है। चल निधि कवरेज अनुपात LCR 30 दिनों तक बाजार में स्थायी धन की कमी को पूरा करने के लिए बैंक द्वारा रखी गई नकदी है। बाजार में तनाव की अवधि के दौरान बैंक तरलता कवरेज अनुपात के साथ क्षतिपूर्ति कर सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, उस ब्याज दर को क्या कहते हैं जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आरबीआई से ऋण लेते हैं? उस ब्याज दर को क्या कहते हैं जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आरबीआई से ऋण उधार लेते हैं? दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन डी, बैंक दर। ऑप्शन डी होगा दोस्तों इसका बैंक दर। बैंक दर एक बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर एक देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों से पैसा उधार देता है। बैंक दर एक बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर एक देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को पैसा उधार देता है, अक्सर बहुत ही अल्पकालिक ऋण के रूप में। बैंक दर का प्रबंधन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। एक डैश तब होता है
जब सरकार का कुल व्यय उत्पन्न होने वाले राजस्व से अधिक होता है, जिसमें उधार के पैसे शामिल नहीं होते हैं। एक डैश तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उत्पन्न होने वाले राजस्व से अधिक होता है, जिसमें उधार के पैसे शामिल नहीं होते हैं। आंसर है दोस्तों इसका राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा बराबर है कुल व्यय माइनस में कुल राजस्व। उधार के बिना चालू खाता घाटा तब होता है जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है। बजटीय घाटा राजस्व घाटा खाता घाटा और पूंजी खाता घाटा का योग है। बजटीय घाटा राजस्व खाता घाटा और पूंजी खाता घाटा का योग है। यदि सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो इसका परिणाम राजस्व खाता घाटा होता है। यदि सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो इसका परिणाम राजस्व खाता घाटा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों 344वां प्रश्न। ऐसी स्थिति जहां सरकार का खर्च उसके राजस्व से अधिक हो क्या कहलाता है? ऐसी स्थिति जहां सरकार का खर्च उसके राजस्व से अधिक हो क्या कहलाता है? दोस्तों आंसर है इसका बजट घाटा। बजट घाटा। घाटा बजट घाटा तब होता है जब सरकार का व्यय देश द्वारा एकत्रित राजस्व से अधिक हो जाता है। घाटा बजट घाटा तब होता है जब सरकार का व्यय देश द्वारा एकत्रित राजस्व से अधिक हो जाता है। 345वां प्रश्न है पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि या राजस्व घाटा डैश की वजह बनता है। पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि या राजस्व घाटा डैश की वजह बनता है। दोस्तों आंसर है इसका राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि से राजकोषीय घाटा होता है। एक राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार के कुल व्यय उधार से धन को छोड़कर उत्पन्न होने वाले राजस्व से अधिक होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जब घाटा अधिक होता है तब कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब घाटा अधिक होता है तब कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों आंसर है इसका कीमतों में वृद्धि। कीमतों में वृद्धि। जब घाटा अधिक होता है तो मुख्य रूप से सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेती है या उसकी संपत्ति विनिवेश बेचती है। नए नोटों की छपाई भी एक विकल्प है। इससे बाजार में तरलता बढ़ जाती है जो अंततः बाजार में मुद्रास्फीति की स्थिति का कारण बनती है और इस प्रकार कीमत बढ़ती है। जब घाटा अधिक होता है तो मुख्य रूप से सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेती है या उसकी संपत्ति विनिवेश बेचती है। नए नोटों की छपाई भी एक विकल्प है। इससे बाजार में तरलता बढ़ जाती है जो अंततः बाजार में मुद्रास्फीति की स्थिति का कारण बनती है और इस प्रकार कीमत बढ़ती है। दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक विविध, और दोस्तों ये हमारा अर्थशास्त्र सेक्शन में अंतिम टॉपिक है और दोस्तों ये हमारा 13वां टॉपिक भी है और ये एकदम अंतिम टॉपिक है अर्थशास्त्र सेक्शन में। दोस्तों इसमें प्रश्न शुरू हमारे 347वें प्रश्न से। प्रश्न दोस्तों दिया गया है सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG का पूर्ण रूप क्या है? सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों आंसर इसका सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप उन लोगों का अनौपचारिक संघ है जो अपने जीवन स्तर को सुधारने के तरीके खोजने के लिए एक साथ आते हैं। इस अवधारणा को 1970 में इलाबेन भट्ट स्वरोजगार महिला संघ की जो ये संस्थापक सदस्य थी दोस्तों इलाबेन भट्ट, इनके द्वारा जो है दोस्तों ये पेश किया गया था SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह। 2017 से भारत में वित्त मंत्री किस तारीख को देश के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रहे हैं? 2017 से भारत में वित्त मंत्री किस तारीख को देश के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रहे हैं? आंसर इसका 1 फरवरी से। 1 फरवरी 2016 तक केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया गया था। 2016 तक केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया गया था। भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने इसे ब्रिटिश क्राउन के सामने प्रस्तुत किया और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री R.K. षणमुगम चेट्टी के द्वारा ये पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री R.K. षणमुगम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 349 प्रश्न है राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है डैश कहलाती है? दोस्तों आंसर इसका राजगामित्व। राजगामित्व। राजगामित्व संपत्ति या
दावा न की गई संपत्ति का स्वामित्व लेने के लिए सरकार के अधिकार को संदर्भित करता है। प्रादेश शब्द एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशिष्ट कार्य को करने या बंद करने का आदेश देता है। राजगामित्व संपत्ति या दावा न की गई संपत्ति का स्वामित्व लेने के लिए सरकार के अधिकार को संदर्भित करता है। प्रादेश शब्द एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशिष्ट कार्य या कार्य को करने या बंद करने का आदेश देता है। de novo यानी कि नए से जब कोई अदालत मामले की सुनवाई करती है तो वह मामले की सुनवाई के लिए पिछली अदालत द्वारा दिए गए किसी भी कानूनी निष्कर्ष के संदर्भ के बिना मुद्दों का फैसला कर रही है। de novo यानी कि नए से जब कोई अदालत मामले की सुनवाई करती है तो वह मामले की सुनवाई के लिए पिछली अदालत के द्वारा किए गए किसी भी कानूनी निष्कर्ष के संदर्भ के बिना मुद्दों का फैसला कर रही है। आपराधिक कार्य को आमतौर पर 1 वर्ष या उससे अधिक की कारावास की सजा के रूप में दंडनीय अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है। 350 प्रश्न दोस्तों दिया गया है। 15वें वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 15वें वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2017 में। 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत नवंबर 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति ने नवंबर 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। दोस्तों ये किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन। इसकी सिफारिशें वर्ष 2021 से 22 से लेकर 2025 से 26 तक के लिए 5 वर्षों की अवधि को कवर करेंगी। इसने केंद्र से राज्य में 41% पर लंबवत हस्तांतरण की सिफारिश की है। 351 प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट का एक उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट का एक उद्देश्य है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों ही। ए, बी, सी और ये तीनों ही। जीडीपी विकास, संसाधनों का पुनः आवंटन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, ये सभी जो दोस्तों हैं ये सरकारी बजट के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। सरकारी बजट के उद्देश्य संसाधनों का पुनः आवंटन, आय और धन में असमानता को कम करना, आर्थिक स्थिरता, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं के लिए वार्षिक घरेलू और आय की ऊपरी सीमा क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं के लिए वार्षिक घरेलू आय की ऊपरी सीमा क्या है? दोस्तों आंसर है इसका 1.25 लाख। 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 रुपए। 1.25 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं के लिए वार्षिक घरेलू आय की ऊपरी सीमा है। शहरी या अर्धशहरी क्षेत्र में 2 लाख रुपए तक है। अगला प्रश्न है, गरीबों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनौपचारिक समूहों एसएचजी और औपचारिक वित्तीय संस्थानों बैंकों के बीच डैश की स्थापना की गई थी। गरीबों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनौपचारिक समूह एसएचजी और औपचारिक वित्तीय संस्थानों यानी कि बैंकों के बीच डैश की स्थापना की गई थी। आंसर है इसका एसएचजी बैंक सहबद्धता। एसएचजी बैंक सहबद्धता। एसएचजी बैंक सहबद्धता कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य समूह को उनके फंड आधार को बढ़ाने के लिए क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करके अनौपचारिक बचत और क्रेडिट समूहों को मुख्य धारा की बैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकृत करना है। एसएचजी की स्थापना सबसे पहले बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के द्वारा की गई थी, जिसकी स्थापना मोहम्मद यूनुस ने की थी। भारत में नाबार्ड ने इसकी शुरुआत 1986 से 87 में की थी। नाबार्ड ने इसकी शुरुआत 1986 से 87 में की थी। 354वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्यों में से कौन सा एसडीजी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापना और बढ़ावा देने, वनों का स्थायी रूप से प्रबंधन करने, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने और भूमि क्षरण को रोकने और रिवर्स करने और जैव विविधता के नुकसान को रोकने का प्रयास करता है। निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्यों में से कौन सा एसडीजी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापना और बढ़ावा देने, वनों का स्थायी रूप से प्रबंधन करने, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने और भूमि क्षरण को रोकने और रिवर्स करने और जैव विविधता के नुकसान को रोकने का प्रयास करता है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी, एसडीजी 15। एसडीजी 15 सतत विकास लक्ष्य 15
ये है दोस्तों इसके लिए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापना और बढ़ावा देने, वनों का स्थायी रूप से प्रबंधन करने, मत्स्यकरण का मुकाबला करने और भूमि क्षरण को रोकने और रिवर्स करने और जैव विविधता के नुकसान को रोकने का ये दोस्तों ये लक्ष्य बनाता है आपका नंबर 15 SDG 15। ये आप जरूर याद रखें। और दोस्तों जो SDG 12 है वो आपका टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए है। SDG जो 7 है दोस्तों ये है सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के वैश्विक प्रयासों पर ये केंद्रित हैं। नंबर 7 जो गोल नंबर 7 है सतत विकास लक्ष्य में 7। और 17 नंबर है दोस्तों कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना। अगला प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य डैश है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG 6 का लक्ष्य यानी कि उद्देश्य है दोस्तों, आंसर इसका ऑप्शन बी, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना, ये गोल नंबर 6 है, SDG 6 है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना है। लक्ष्य नंबर जो 6 है दोस्तों इसका उद्देश्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना है। SDG जो 3 है दोस्तों ये है आपका स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र में सभी के लिए कल्याण को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य को अपने आप में एक वांछनीय परिणाम के रूप में प्रस्तुत करता है। SDG नंबर 3 स्वास्थ्य से दोस्तों संबंधित है। और SDG जो नंबर 1 है तो पहला नंबर का जो गोल है ये है हर जगह सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना। हर जगह सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना दोस्तों, ये गरीबी से संबंधित है जो आपका ये पहला है, गरीबी को समाप्त करना सभी जगह। और जो 13 नंबर है दोस्तों सतत विकास लक्ष्य नंबर जो 13 है वो जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने से संबंधित है। SDG नंबर जो 13 है दोस्तों ये आपका जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने से है। 356 प्रश्न दोस्तों, वर्ष डैश में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किया था। वर्ष डैश में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किया था। आंसर इसका वर्ष 1968 में। वर्ष 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किए थे। MS स्वामीनाथन ने को हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति के दोस्तों जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। पंजाब भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है दोस्तों, तो आंसर इसका गोल नंबर 6 यानी कि सतत विकास लक्ष्य नंबर 6। दुनिया को बदलने के लिए 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। दुनिया को बदलने के लिए 17 सतत विकास लक्ष्य दोस्तों बनाए गए थे। और नंबर जो 4 है दोस्तों ये आपकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, नंबर 5 है आपका लैंगिक समानता से, 6 नंबर है आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता से, 7वां है आपका वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा से। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी द्वारा घोषित लाभांश लेकिन घोषणा की तारीख से डैश दिनों के भीतर भुगतान या दावा नहीं किया गया है, अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरित किया जाना है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी द्वारा घोषित लाभांश लेकिन घोषणा की तारीख से डैश दिनों के भीतर भुगतान या दावा नहीं किया गया है, अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरित किया जाना है दोस्तों, आंसर इसका 30 दिन। 30 दिन। कंपनी अधिनियम 2013 भारतीय कंपनी कानून पर भारत की संसद का एक अधिनियम है जो एक कंपनी के निगमन, एक कंपनी की जिम्मेदारियों, निदेशकों, एक कंपनी के विघटन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हेलोनोमिक्स को डैश के आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किया गया था। हेलोनोमिक्स को डैश के आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किया गया था। आंसर इसका वर्ष 2019 से 20। वर्ष 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण में हेलोनोमिक्स को पेश किया गया था। हेलोनोमिक्स जो शब्द है दोस्तों इसका अर्थ है भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र। हेलोनोमिक्स शब्द का अर्थ है भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र। और यह पता लगाने की कोशिश है कि भारत में खाने की कीमत कितनी है। यह शब्द रघुराम जी राजन और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा दिया गया था। यह शब्द रघुराम जी राजन और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के द्वारा दिया गया था हेलोनोमिक्स।
भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड किस वर्ष स्थापित किया था? भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम के द्वारा पहला म्यूचुअल फंड किस वर्ष स्थापित किया था? 1963 में। भारत सरकार ने 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड स्थापित किया था। भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा यूटीआई के गठन के साथ शुरू हुआ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के नियामक और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत ये कार्य किया गया। इस वर्ष में आईबीएम और कोका कोला कंपनियों ने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का पालन करने में सक्षम नहीं होने के कारण अपने परिचालन को बंद कर दिया था, जिसके अनुसार विदेशी निवेशक भारतीय उद्यमों में से 40% से अधिक का स्वामित्व नहीं रख सकते हैं। इस वर्ष में आईबीएम और कोका कोला कंपनियों ने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का पालन करने में सक्षम नहीं होने के कारण अपने परिचालन को बंद कर दिया था, जिसके अनुसार विदेशी निवेशक भारतीय उद्यमों में से 40% से अधिक का स्वामित्व नहीं रख सकते हैं। आंसर दोस्तों इसका 1977। वर्ष 1977। आईबीएम और कोका कोला कंपनियों ने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का पालन करने में सक्षम नहीं होने के कारण 1977 में अपना परिचालन बंद कर दिया था, जिसके अनुसार विदेशी निवेशक भारतीय उद्यमों में 40% से अधिक का स्वामित्व नहीं रख सकते हैं। 362 प्रश्न उसमें दिया गया है। डैश एक प्रकार की धोखाधड़ी है जहां एक अधिकृत बैंकिंग लेन देन के दौरान डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आंसर इसका स्किमिंग। आंसर इसका स्किमिंग। स्किमिंग एक प्रकार की धोखाधड़ी है। स्किमिंग एक प्रकार की धोखाधड़ी है जहां एक अधिकृत बैंकिंग लेन देन के दौरान डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित संक्षेपों में से कौन भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए मुख्य रूप से एक छत्र संगठन है? निम्नलिखित संक्षेपों में से कौन भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए मुख्य रूप से एक छत्र संगठन है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए एनपीसीआई। 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 एनपीसीआई यूपीआई में भाग लेने वाले सदस्यों को ऑनलाइन लेन देन रूटिंग प्रसंस्करण और निपटान सेवाएं प्रदान करता है। 364वां दोस्तों में प्रश्न दिया गया है। एक परिसंपत्ति जो 12 महीने की अवधि के लिए घटिया श्रेणी में बनी हुई है उसे बैंक द्वारा डैश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक परिसंपत्ति जो 12 महीने की अवधि के लिए घटिया श्रेणी में बनी हुई है उसे बैंक द्वारा डैश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों आंसर इसका संदिग्ध। संदिग्ध श्रेणी में। एक परिसंपत्ति जो 12 महीने की अवधि के लिए घटिया श्रेणी में बनी हुई उसे बैंक के द्वारा एक संदिग्ध संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 365वां दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्वयं सहायता समूह के मुख्य उद्देश्यों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत में स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचजी जो समूह है दोस्तों, जो ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके मुख्य उद्देश्यों में शामिल नहीं है? ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है संपार्श्विक के साथ ऋण प्रदान करने के लिए, घरेलू हिंसा पर चर्चा करने और कार्रवाई करने के लिए, एक मंच प्रदान करने के लिए, अपने सदस्यों की बचत एकत्रित करने के लिए, समूह के गठन में ग्रामीण गरीबों को संगठित करने के लिए। समूहों के गठन में ग्रामीण गरीबों को संगठित करने के लिए। तो दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन ए संपार्श्विक के साथ ऋण प्रदान करने के लिए। ये दोस्तों इनके मुख्य उद्देश्यों में शामिल नहीं है, बाकी तीनों ही हैं इनके उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप के, इसको छोड़कर। स्वयं सहायता समूहों एसएचजी के मुख्य उद्देश्यों में संपार्श्विक के साथ ऋण प्रदान करना शामिल नहीं है। वास्तव में एसएचजी बिना किसी संपार्श्विक की आवश्यकता के संपार्श्विक मुक्त ऋण अर्थात ऋण प्रदान करते हैं। इसलिए एसएचजी समाज के गरीब और हाशिए के वर्गों के लिए परिवर्तन का माध्यम बन जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? प्रणब मुखर्जी ने। प्रणब मुखर्जी ने। प्रणब मुखर्जी ने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। प्रणब मुखर्जी ने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। भारत रत्न दोस्तों ने दिया गया था नानाजी देशमुख मरणोपरांत, भूपेन हजारिका मरणोपरांत और प्रणब मुखर्जी इनके संयुक्त रूप से इनके साथ इन्हें दिया गया था प्रणब मुखर्जी को वर्ष 2019 में। और वे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी दोस्तों ये भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे।
दोस्तों वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। 367वां प्रश्न में दिया गया है 367, किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया। कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया। प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। वह पूंजीवाद और साम्यवाद के बारे में अपने सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कार्य द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा था। प्रसिद्ध कार्य है दोस्तों कार्ल मार्क्स का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय विकास दर लगभग कितनी थी? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय विकास दर लगभग कितनी थी? आंसर है इसका 17.7%। 17.7%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय विकास दर लगभग 17.7% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था? आंसर है इसका 1986 में। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए सरल और त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था वर्ष 1986 में। इस अर्थशास्त्री ने व्यक्तिगत अधिकारों, क्षमताओं, स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर देने के साथ आय, विकास और उपयोगिता पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने वाले दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र के विषय को हटा दिया था। इस अर्थशास्त्री ने व्यक्तिगत अधिकारों, क्षमताओं, स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर देने के साथ आय, विकास और उपयोगिता पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने वाले दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र के विषय को हटा दिया था। आंसर दोस्तों इसका अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र के विषय को उन दृष्टिकोणों से दूर ले लिया जो विशेष रूप से आय, विकास और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों, क्षमताओं, स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर दिया जाता है। अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है। अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए 1998 में उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अमर्त्य सेन को। विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन हैं। यह पर्यावरण के साथ शांति से रहने के लिए प्रौद्योगिकी के पूर्ण परित्याग की कल्पना करता है। यह पर्यावरण के साथ शांति से रहने के लिए प्रौद्योगिकी के पूर्ण परित्याग की कल्पना करता है। दूसरा दोस्तों, यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विकास के केंद्र के रूप में देखता है। तीसरा है, यह पर्यावरणीय लागत पर तेजी से विकास की कल्पना करता है, फिर बाद में इसकी भरपाई करता है। यह पर्यावरणीय लागत पर तेजी से विकास की कल्पना करता है, फिर बाद में इसकी भरपाई करता है। दोस्तों ऑप्शन डी है, यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में बढ़ सके। दोस्तों आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में बढ़ सके। यह दोस्तों आपका विकास का डोनट मॉडल। विकास का डोनट मॉडल। विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में पनप सके। अर्थशास्त्र का डोनट मॉडल कैट रावर्थ द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 372वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, SHG समूह के प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान द्वारा छोटे अनुपात में मितव्ययिता को बढ़ावा देता है। SHG में H का क्या अर्थ है? आंसर दोस्तों इसका सहायता। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि सहायता, हेल्प। SHG में H का अर्थ सहायता है यानी कि हेल्प है। SHG समूह के प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान द्वारा छोटे अनुपात में मितव्ययिता को बढ़ावा देता है। स्वयं सहायता समूह उन लोगों के अनौपचारिक संघ है, उन लोगों का एक अनौपचारिक संघ है जो अपने रहने की स्थिति में सुधार के तरीके खोजने के लिए एक साथ आना चुनते हैं। इसे समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के स्वशासित सहकर्मी नियंत्रित सूचना समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और
सामूहिक रूप से एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करने की इच्छा रखते हैं। अगला प्रश्न है, मालथीसियन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ज्यामितीय प्रगति में बढ़ता है? मालथीसियन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ज्यामितीय प्रगति में बढ़ता है? दोस्तों आंसर है इसका जनसंख्या। मालथूसियन सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय प्रगति में बढ़ती है। माल्थस द्वारा प्रस्तावित इस सिद्धांत ने कहा है कि मानव जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है जबकि खाद्य उत्पादन अंकगणितीय रूप से बढ़ता है। इस प्रतिमान के तहत मनुष्य अंततः खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन करने में असमर्थ होंगे। 374वां दोस्तों प्रश्न है, अर्थशास्त्र की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय चाह की विशेषता है? अर्थशास्त्र की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय चाह की विशेषता है? आंसर इसका चाह तृप्त होती है। चाह तृप्त होती है। चाह तृप्त होती है अर्थशास्त्र की दृष्टि से मानवीय चाह की एक विशेषता है। मनुष्य की सभी इच्छाओं, आकांक्षाओं और उद्देश्यों को अर्थशास्त्र में मानव चाह के रूप में जाना जाता है और वे चाह जो किसी भी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं से संतुष्ट हो सकती है आर्थिक चाह है। उदाहरण के लिए भोजन, आश्रय, वस्त्र आदि सामान्य आर्थिक मानव चाह है। अगला प्रश्न है, वे कौन से दो चर हैं जिनका संबंध पर्यावरण कुजनेट वक्र द्वारा दिया गया है? वे कौन से दो चर हैं जिनका संबंध पर्यावरण कुजनेट वक्र द्वारा दिया गया है? दोस्तों आंसर इसका पर्यावरण अवनति और प्रति व्यक्ति आय। पर्यावरण अवनति और प्रति व्यक्ति आय। पर्यावरण कुजनेट वक्र पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय के बीच के संबंध को दर्शाता है। कौन सा आर्थिक विचार पद्धतिगत व्यक्तिवाद या इस विचार के बारे में बात करता है कि लोग सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिसका विश्लेषण किया जा सकता है? कौन सा आर्थिक विचार पद्धतिगत व्यक्तिवाद या इस विचार के बारे में बात करता है कि लोग सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिसका विश्लेषण किया जा सकता है? दोस्तों आंसर इसका ऑस्ट्रेलियाई आर्थिक विचार। ऑस्ट्रेलियाई आर्थिक विचार। ऑस्ट्रेलियाई आर्थिक विचार पद्धतिगत व्यक्तिवाद या इस विचार के बारे में बात करता है कि लोग सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिसका विश्लेषण किया जा सकता है। मैक्स वेबर द्वारा इस सिद्धांत को सामाजिक विज्ञान के लिए एक पद्धतिगत सिद्धांत के रूप में पेश किया गया था। मैक्स वेबर के द्वारा इस सिद्धांत को सामाजिक विज्ञान के लिए एक पद्धतिगत सिद्धांत के रूप में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, CACP का सही पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? CACP का सही पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन ए, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना 8 जनवरी 1965 को कृषि मूल्य आयोग के रूप में की गई थी। जो बाद में 1985 में कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग बन गया। जो बाद में 1985 में कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग बन गया। यह कृषि और कृषि मूल्य मंत्रालय से जुड़ी एक वैधानिक संस्था है। यह कृषि और मूल्य मंत्रालय से जुड़ी एक वैधानिक संस्था है। किसान कल्याण भारत सरकार CACP का मुख्य उद्देश्य फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए विभिन्न फार्मूले पर काम करना है। वर्ष 1996 में भारत में डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त नियामक ढांचे के विकास पर सलाह देने के लिए सेबी द्वारा किस समिति को नियुक्त किया गया था? वर्ष 1996 में भारत में डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त नियामक ढांचे के विकास पर सलाह देने के लिए सेबी के द्वारा किस समिति को नियुक्त किया गया था? आंसर इसका LC गुप्ता समिति। LC गुप्ता समिति। LC गुप्ता समिति को सेबी द्वारा वर्ष 1996 में भारत में डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त नियामक ढांचे के विकास पर सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करती है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन।
रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा किया जाता है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए 1950 के बाद से यह देश का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है। 380वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, जिसे भारत के अग्रणी पूंजीवादियों द्वारा 1944 में तैयार किया गया था, लोकप्रिय रूप से डैश योजना के रूप में जाना गया। ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, जिसे भारत के अग्रणी पूंजीवादियों द्वारा 1944 में तैयार किया गया था, लोकप्रिय रूप से डैश योजना के रूप में जाना गया। दोस्तों आंसर इसका बॉम्बे योजना। बॉम्बे योजना JRD टाटा, GD बिड़ला और लाल श्री राम जैसे शीर्ष उद्योगपतियों द्वारा लिखी गई थी। योजना का मसौदा तैयार करने में मदद करने वाले अर्थशास्त्रियों में जॉन मथाई, जो नेहरू के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने थे, अर्देशीर दलाल, AD श्रॉफ और PS लोकनाथन थे। 381वां दोस्तों प्रश्न है, वाक्यांश सकल खुशहाली सूचकांक सबसे पहले कहाँ गढ़ा गया था? वाक्यांश सकल खुशहाली सूचकांक सबसे पहले कहाँ गढ़ा गया था? आंसर इसका भूटान में। भूटान वाक्यांश जो है दोस्तों, ये भूटान में ये गढ़ा गया था। सकल खुशहाली सूचकांक, वाक्यांश सकल राष्ट्रीय खुशी पहली बार भूटान में ये गढ़ा गया था। यह एक सूचकांक है जिसका उपयोग सामूहिक खुशी और आबादी की भलाई को मापने के लिए किया जाता है। सकल राष्ट्रीय सुख की अवधारणा को 4 स्तंभों पर परिभाषित किया गया है। सकल राष्ट्रीय सुख की अवधारणा को 4 स्तंभों द्वारा परिभाषित किया गया है। दोस्तों पहला है आपका सुशासन, दूसरा है सतत सामाजिक आर्थिक विकास, तीसरा है सांस्कृतिक संरक्षण, चौथा है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? आंसर है दोस्तों इसका विरासत फाउंडेशन। विरासत फाउंडेशन। हेरिटेज फाउंडेशन ने आर्थिक स्वतंत्रता का सूचकांक जारी किया। हेरिटेज फाउंडेशन ने आर्थिक स्वतंत्रता का सूचकांक जारी किया। आर्थिक स्वतंत्रता का सूचकांक 1995 में दक्षिणपंथी उदारवादी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन और संपादकीय रूप से दक्षिणपंथी द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा दुनिया के देशों में आर्थिक स्वतंत्रता की डिग्री को मापने के लिए बनाया गया एक वार्षिक सूचकांक और रैंकिंग है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउ द वेल्थ ऑफ नेशन अर्थशास्त्री डैश की एक प्रभावी कृति है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन अर्थशास्त्री डैश की एक प्रभावी कृति है। दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन बी एडम स्मिथ। ऑप्शन दोस्तों इसका बी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारण की जांच। राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारण की जांच दोस्तों इनकी पुस्तक की लिखी गई थी। राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारण की जांच। अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का एक प्रभावशाली काम है। यह 1776 में प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक दुनिया के पहले एकत्रित विवरणों में से एक है जो राष्ट्र के धन का निर्माण करती है और आज शास्त्रीय अर्थशास्त्र में एक मौलिक कार्य है। श्वेत क्रांति शब्द किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति शब्द किससे संबंधित है? आंसर दोस्तों इसका दूध से। दूध श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है, 1970 के दशक में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी आम तौर पर पाई जाती है? भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी आमतौर पर पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी है दोस्तों जो पाई जाती है भारत के कृषि क्षेत्र में। प्रच्छन्न बेरोजगारी यह एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में जरूरत से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाता है। स्वैच्छिक बेरोजगारी एक व्यक्ति सक्षम है लेकिन काम करने को तैयार नहीं है। रचनात्मक बेरोजगारी बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल होने से उत्पन्न बेरोजगारी होती है। और घर्षण बेरोजगारी दोस्तों उसे कहा जाता है जहां नौकरियों के बीच समय अंतराल, जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा है या नौकरी के बीच स्विच कर रहा है, वो कहलाते हैं दोस्तों घर्षण बेरोजगारी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से। भारत के दुग्ध उद्योग से। भारत का दुग्ध उद्योग 13 जनवरी 1970 को शुरू हुआ। 13 जनवरी 1970 को शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम और भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
की एक ऐतिहासिक परियोजना थी। स्वर्ण क्रांति का संबंधित क्षेत्र है। स्वर्ण क्रांति का संबंधित क्षेत्र है। आंसर है दोस्तों इसका फल। आंसर है इसका फल। 1991 से वर्ष 2003 के बीच अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति की अवधि के रूप में जाना जाता है। स्वर्ण क्रांति शहद और बागवानी के उत्पादन से संबंधित है। निरपक्ष टूटेज को भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। निरपक्ष टूटेज को भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। 388वां दोस्तों प्रश्न हमारे पास, ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF डैश में 1958 में शुरू की गई एक पहल थी जिसका लक्ष्य बड़े पैमाने पर देश में औद्योगिकरण करना था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF डैश में 1958 में शुरू की गई एक पहल थी जिसका लक्ष्य बड़े पैमाने पर देश में औद्योगिकरण करना था। आंसर दोस्तों इसका चीन में। आंसर इसका चीन में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जबरन कृषि समूहीकरण और ग्रामीण औद्योगिकरण की पंचवर्षीय योजना थी जिसे 1958 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप चीनी अर्थव्यवस्था में तेज संकोचन हुआ और भूखमरी निष्पादन से 30 से 55 मिलियन लोगों की मौत हुई। यातना, जबरन, श्रम और अवसाद से बाहर आत्महत्या। इस पहल का नेतृत्व माओ से-तुंग ने किया था। इस पहल का नेतृत्व माओ से-तुंग ने किया था। इसका लक्ष्य चीन को एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से एक आधुनिक औद्योगिक समाज में तेजी से विकसित करना था, जिसमें पश्चिमी औद्योगिक देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अधिक क्षमता हो। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर दोस्तों इसका 1982 में। अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए 12 जुलाई 1982 को बी शिवरामन समिति संसद के अधिनियम 61 1981 के द्वारा की गई सिफारिशों पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना के लिए दोस्तों सिफारिशें की थी शिवरामन समिति ने। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, नाबार्ड की स्थापना। भारत की FDI नीति के अनुसार भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में 100% FDI समता हिस्सेदारी की अनुमति नहीं है? भारत की FDI नीति के अनुसार भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में 100% FDI समता हिस्सेदारी की अनुमति नहीं है? दोस्तों आंसर इसका बहु ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार। बहु ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार। बहु ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार अगस्त 2022 में 51% और अगस्त 2019 में सरकार ने अनुबंध निर्माण और एकल ब्रांड खुदरा बिक्री में 100% FDI की अनुमति दी थी। बहु ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार अगस्त 2019 में सरकार ने अनुबंध निर्माण और एकल ब्रांड खुदरा बिक्री में 100% FDI की अनुमति दी थी। किस शहर में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय स्थित है? किस शहर में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय स्थित है? दोस्तों आंसर इसका हैदराबाद में। हैदराबाद में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण स्थापित 1999 में, और इसका मुख्यालय दोस्तों हैदराबाद में। उसके अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडा। अगस्त 2022 में दोस्तों ये बनाए गए थे, देवाशीष पांडा। 2007 में UTI बैंक का नाम बदलकर डैश कर दिया गया था। 2007 में UTI बैंक का नाम बदलकर डैश कर दिया गया था। आंसर इसका एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक देश के भीतर सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता UTI बैंक का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक लिमिटेड में बदल दिया गया था। देश के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता UTI बैंक का नाम आधिकारिक तौर पर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक लिमिटेड में बदल दिया गया था। 393 प्रश्न दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है दोस्तों इसका वडोदरा में। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा में है। टैगलाइन है दोस्तों इसकी, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अध्यक्ष इसके अगस्त 2022 में हसमुख अधिया। 1 अप्रैल 2019 से विजया बैंक और देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका विलय हो गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया था विजया बैंक और देना बैंक अप्रैल 2019 में। यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? यूको बैंक की टैगलाइन क्या है दोस्तों? आंसर इसका आपके ट्रस्ट का सम्मान करता है। आपके ट्रस्ट का सम्मान करता है। आपके ट्रस्ट का सम्मान करता है, ये यूको बैंक की दोस्तों टैगलाइन है। वफादार और मैत्रीपूर्ण है दोस्तों सिंडिकेट बैंक की, जहाँ हर व्यक्ति प्रतिबद्ध है, ये दोस्तों आपकी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की। अच्छे लोग अच्छा बैंक, ये दोस्तों आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैग लाइन।
विश्व विकास रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? विश्व विकास रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? दोस्तों आंसर है इसका विश्व बैंक। विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट 1978 से अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक या विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। प्रत्येक विश्व विकास रिपोर्ट यानी कि WDR आर्थिक विकास के एक विशिष्ट पहलू का गहन विश्लेषण प्रदान करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय मुद्रा के 2000 रुपए के नोट पर निम्न में से किसकी तस्वीर मौजूद है? भारतीय मुद्रा के 2000 रुपए के नोट पर निम्न में से किसकी तस्वीर मौजूद है? दोस्तों आंसर है इसका मंगलयान की। नए नोट में पीछे की तरफ मंगल मिशन का मोटिफ है। नोट का रंग है मैजेंटा और आकार है इसका 66 मिलीमीटर गुना में 166 मिलीमीटर। 2000 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप है, 10 रुपए के नोट पर सूर्य मंदिर है और 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ है। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है इसका कोलकाता में। इलाहाबाद बैंक का राष्ट्रीयकृत बैंक। इलाहाबाद बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है कोलकाता भारत में। यह भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। 24 अप्रैल 2014 को बैंक ने अपनी स्थापना के 150वें वर्ष में प्रवेश किया था और बैंक की स्थापना 1865 में इलाहाबाद में हुई थी। 1865 में इलाहाबाद में हुई थी इलाहाबाद बैंक की। निम्न में से कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रकाशन करता है? निम्न में से कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रकाशन करता है? आंसर इसका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एक विभाग है जो 1950 से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP से संबंधित डेटा एकत्र और प्रकाशित करता है। 399 दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, ई कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक इनमें से कौन है? ई कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक इनमें से कौन है? आंसर इसका बिन्नी बंसल। सचिन बंसल के साथ बिन्नी बंसल सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के संस्थापक है। सचिन बंसल के साथ बिन्नी बंसल सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के संस्थापक है। द्वितीय विश्व युद्ध के कोड ब्रेकर डैश का चयन बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा 50 यूरो के नोट पर मुद्रित करने के लिए किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के कोड ब्रेकर डैश का चयन बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा 50 यूरो के नोट पर मुद्रित करने के लिए किया गया है। दोस्तों आंसर इसका एलन ट्यूरिंग कंप्यूटिंग अग्रणी जो द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे प्रभावशाली कोड ब्रेकरों में से एक बन गया को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने 50 पाउंड के नोट का नया चेहरा चुना है, एलन ट्यूरिंग को। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा गुणवत्ता चिह्न सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा गुणवत्ता चिह्न सुमेलित नहीं है? दोस्तों दिए गए हैं एक मार्क कृषि उत्पाद से हॉलमार्क चांदी के आभूषणों पर और FPO प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और डी है दोस्तों ISI अर्ध प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा गलत दिया गया है। ISI ये जो है ये इसमें नहीं आएगा। ISI अर्ध प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद। ISI मार्क 1955 में भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक अनुपालन चिह्न है। यह चिह्न प्रमाणित करता है कि एक उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो BIS भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय द्वारा विकसित एक भारतीय मानक IS के अनुरूप है। भारतीय मुद्रा नोट पर भाषाओं के समूह में कितनी भाषाएं होती है? भारतीय मुद्रा के नोट पर भाषाओं के समूह में कितनी भाषाएं होती है? आंसर दोस्तों इसका 15। भारतीय मुद्रा भाषा पैनल पर 15 भाषाएं लिखी गई है। भारतीय मुद्रा भाषा पैनल पर 15 भाषाएं लिखी गई है। ये भाषाएं हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन भाषाओं के अलावा भी भारतीय मुद्रा नोट पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा भी लिखी जाती है। यानी कि कुल मिलाकर अगर पूरे नोट पर देखी जाए तो 17 है और वैसे जो समूह आते हैं, समूह में जो भाषाएं लिखी होती है नोटों पर वो कुल 15 है पैनल के अनुसार और वैसे कुल मिला के 17। सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है इसका मणिपाल में। सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कर्नाटक के मणिपाल में था।
सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कर्नाटक के मणिपाल में था। इसे 2001 में कैनरा बैंक के साथ मिला दिया गया। कैनरा बैंक का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में और टैगलाइन है इसकी टुगेदर वी कैन। निम्न में से किस नोट पर सांची स्तूप का चित्र मौजूद है? इस नोट पर सांची स्तूप का चित्र मौजूद है। आंसर है 200 रुपए के नोट पर। 200 रुपए के नोट पर सांची स्तूप चित्र है। 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान का चित्र है। 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान का चित्र है। 500 के नोट पर लाल किले का चित्र है। 200 रुपए के नोट पर सांची स्तूप चित्र है। 100 रुपए के नोट पर रानी की बाव है। 405 प्रश्न दोस्तों है हमारे पास। एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? आंसर है इसका बीजिंग में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। अन्य विकास बैंकों की तरह इसका मिशन अपने क्षेत्र एशिया और उससे आगे के सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करना है। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किस संस्थान के द्वारा किया गया है दोस्तों? आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी नीति आयोग। ऑप्शन डी होगा दोस्तों इसका नीति आयोग। हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांजैक्शन इंडिया नीति आयोग द्वारा जारी एक व्यापक स्वास्थ्य रिपोर्ट है। अर्थव्यवस्था में उस स्थिति को जो डैश कहते हैं जब बेरोजगारी प्रचलित होती है। अर्थव्यवस्था में उस स्थिति को डैश कहते हैं जब बेरोजगारी प्रचलित होती है। आंसर दोस्तों इसका मुद्रास्फीति जनित मंदी। मुद्रास्फीति जनित मंदी यानी कि स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति जनित मंदी स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जब आर्थिक दर धीमी होती है, मुद्रास्फीति अधिक होती है। मुद्रास्फीति जनित मंदी स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जब आर्थिक दर धीमी होती है, मुद्रास्फीति अधिक होती है और बेरोजगारी भी अधिक होती है। 408 प्रश्न दोस्तों में दिया गया है। इस आर्थिक सर्वेक्षण को गुलाबी आर्थिक सर्वेक्षण भी कहा गया है। इस आर्थिक सर्वेक्षण को गुलाबी आर्थिक सर्वेक्षण भी कहा गया था। दोस्तों आंसर इसका आर्थिक सर्वेक्षण 2017 से 18 को। अर्थव्यवस्था में लैंगिक मुद्दों के महत्व को रेखांकित करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2017 से 18 को गुलाबी रंग में मुद्रित किया गया है। सर्वेक्षण बताता है कि उत्तर पूर्वी राज्य बाकी देश के लिए एक मॉडल लगातार दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर दोस्तों इसका बेंगलुरु में। विजया बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय बेंगलुरु कर्नाटक भारत में था। यह भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक था। यह भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक था। दोस्तों जो विजया बैंक है इसका जो विलय है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था विजया बैंक का और देना बैंक दोनों बैंकों का ही विलय। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? आंसर दोस्तों इसका नाफेड। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। नेफेड की स्थापना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? निम्न में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? दोस्तों आंसर है इसका मुंबई में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई के प्रतिष्ठित नरीमन पॉइंट क्षेत्र में है जो प्रसिद्ध मरीन ड्राइव से कुछ ही दूरी पर है। निम्न में से किस बैंक की स्थापना मुथैया चिदम्बरम चेट्टियार के द्वारा चेन्नई में 1937 में की गई थी? निम्न में से किस बैंक की स्थापना मुथैया चिदम्बरम चेट्टियार के द्वारा चेन्नई में 1937 में की गई थी? आंसर दोस्तों इसका इंडियन ओवरसीज बैंक की। इंडियन ओवरसीज बैंक की। इंडियन ओवरसीज बैंक चिदम्बरम चेट्टियार इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक थे। 10 फरवरी 1937 को उन्होंने देश के औद्योगिक क्षेत्र में सुधार की पहल के साथ इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की। इसका मुख्यालय चेन्नई भारत में है। इसका मुख्यालय चेन्नई भारत में है। एक कंपनी जिसकी स्थापना 2003 के बाद की गई है। एक कंपनी जिसकी स्थापना
2003 के बाद की गई है तथा जिसका वर्तमान मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, उस उद्योग में किस नाम से जाना जाता है? एक कंपनी जिसकी स्थापना 2003 के बाद की गई है तथा जिसका वर्तमान मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, उसे उद्योग में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आंसर है इसका यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो यूनिकॉर्न है ये भारत में कितने हो चुके हैं टूल? 109 अगस्त 2023 में ये आपके 109 हैं, ये आपके बन चुके हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप इंडिया के अंदर। और जो 109वां जो भी बना है, 9वां अभी अगस्त में, वो आपका बना है जोपैटो। ये आप जरूर याद रखिए, हो सकता है आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए। करंट का प्रश्न है तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भारत का 109वां जो स्टार्टअप यूनिकॉर्न बना है वो कौन सा है, तो वो है जोपैटो। और कुल हो चुके हैं 109 यूनिकॉर्न स्टार्टअप भारत में। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनियां वे कंपनी हैं जो 2003 के बाद स्थापित की गई हैं और जिनकी कुल संपत्ति 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इस उपाधि के तहत कुल 105 2022 तक भारतीय कंपनियां प्रमाणित हैं, यानी कि 2022 के अंदर दोस्तों ये थे 105 यूनिकॉर्न स्टार्टअप, ये प्रमाणित थे। परंतु अब जो है डेटा दिसंबर 2023 तक का मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें हो चुके 109, उसमें बन चुके हैं 109 और 109वां बना है अगस्त 2023 में, वो बना है आपका जोपैटो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 414 प्रश्न। डैश बैंक अपने माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेन-देन के लिए आंख की पुतली स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। डैश बैंक अपने माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेन-देन के लिए आंख की पुतली स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। दोस्तों आंसर है इसका एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक। एक्सिस मुंबई 9 अगस्त 2018 को एक्सिस बैंक अपने माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेन-देन के लिए आइरिस स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। बढ़ती का नाम जिंदगी इनमें से किस बैंक की टैगलाइन है? बढ़ती का नाम जिंदगी इनमें से किस बैंक की टैगलाइन है? दोस्तों आंसर इसका एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक की। एक्सिस एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। सिंडिकेट बैंक का है विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण, फेथफुल एंड फ्रेंडली। कॉर्पोरेशन बैंक का है सर्व जहां सुखिनो भवंतु। सर्व जहां सुखिनो भवंतु यानी कि प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। इंडियन बैंक ही है दोस्तों आपका अपना बैंक, और युआन बैंक। और युआन बैंक। 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? पीसी महालनोबिस ने। पीसी महालनोबिस यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने 1931 में पीसी महालनोबिस के द्वारा स्थापित किया गया था। यह भारत में सांख्यिकी के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। 1959 में इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई थी। आईएसआई का मुख्यालय है बारानगर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम डैश वर्ष में पारित हुआ था? खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम वर्ष डैश में पारित हुआ था? आंसर है दोस्तों इसका 1956 में। 1956 में खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 में खादी और ग्राम उद्योग के विकास के लिए आयोग की स्थापना और उससे जुड़े मामलों के लिए एक अधिनियम प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों 418 प्रश्न। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर डैश कर दिया गया था? 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर डैश कर दिया गया था? आंसर है इसका भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाने के लिए बैंक ऑफ मद्रास को अन्य दो बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे के साथ मिला दिया गया था। मद्रास को मिलाया था दोस्तों बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे के साथ। ये दोस्तों आपको बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और ये बाद में बन गया था 1955 में भारतीय स्टेट बैंक। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? आंसर है 1942 में। 1942 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड भारत में एक शीर्ष विकास वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय मुंबई में है और पूरे भारत में क्षेत्रीय इसके कार्यालय हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई
1982 को बी शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। 420 प्रश्न दोस्तों में दिया गया है, किस अर्थशास्त्री ने पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल की रचना की थी? किस अर्थशास्त्री ने पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल की रचना की थी? आंसर है दोस्तों E.F. शुमाकर ने। E.F. शुमाकर स्मॉल इज ब्यूटीफुल E.F. शुमाकर के द्वारा लिखित एक किताब है, यह 1973 में प्रकाशित हुई थी। 421वां दोस्तों में प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? निम्न में से कौन भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? दोस्तों आंसर है इसका M.S. गिल। M.S. गिल। M.S. गिल मनोहर सिंह गिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक भारतीय राजनेता है। उन्होंने युवा मामलों और खेल मंत्री के रूप में कार्य किया है। वह भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कभी भी आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम नहीं किया है। आरबीआई के दोस्तों ये बाकी ऑप्शन में जो दिए गए हैं आपको ये रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर टी सुब्बा राव, मनमोहन सिंह और M. नरसिम्हा राव। ये सभी दोस्तों रहे हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर, और ये नहीं रहे हैं M.S. गिल। 422वां प्रश्न दोस्तों में दिया गया है, भारत में आर्थिक सुधारों के जनक का नाम बताइए। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक का नाम बताइए। आंसर दोस्तों इसका P.V. नरसिम्हा राव। P.V. नरसिम्हा राव। दोस्तों यहाँ पर पीवी जो है इनका पूरा नाम होगा पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। और दोस्तों ये भारत के जो हैं 9वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। P.V. नरसिम्हा राव। P.V. नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री P.V. नरसिम्हा राव को भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ एलपीजी की इन्होंने नीति पेश की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया। दोस्तों यहाँ पर एलपीजी का जो पूरा मतलब है, अर्थ है, यहाँ पर है आपका लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये इन्होंने नीति पेश की थी। डॉक्टर वित्त मंत्री रहते इनके साथ में, उस वक्त जब ये प्रधानमंत्री थे 9वें भारत के, तो इनके साथ ये वित्त मंत्री रहते डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इनके साथ उन्होंने एलपीजी की जो ये नीति पेश की थी, जो है आपके उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के आधार पर उन्होंने बनाई थी और अर्थव्यवस्था को उन्होंने पुनर्जीवित किया। दोस्तों हमारे पास है अंतिम प्रश्न 423वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सार्वजनिक कंपनी बनने वाला भारत का पहला बंदरगाह है? निम्न में से कौन सार्वजनिक कंपनी बनने वाला भारत का पहला बंदरगाह है? आंसर दोस्तों इसका एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह चेन्नई के 18 किलोमीटर उत्तर में कोरोमंडल तट में एक बंदरगाह है, जो दक्षिण भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और भारत सार्वजनिक कंपनी बनने वाला भारत का ये पहला बंदरगाह है। ये भारत का सार्वजनिक कंपनी बनने वाला ये भारत का पहला बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह। ये आपको दोस्तों चेन्नई, तमिलनाडु में। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ अर्थशास्त्र सेक्शन के टॉपिक राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति और विविधि से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।